हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने इस डेली करंट अफेयर्स के चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 एंड 28 ऑफ दिसंबर की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है उन सभी चीज़ों को। और जो आपकी अगेन किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी न्यूज़ थी और किस पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। और ये जो सबसे पहली न्यूज़ है वो रिलेटेड है आपके डीपीआईआईटी, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक प्राइवेट कंपनी, आपने सुना भी होगा, बोर्ड के साथ, ताकि स्टार्टअप्स को हेल्प किया जा सके। और ये देखते हैं इसमें बात किससे की जा रही है। तो फाइनली यहाँ पर दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। वो ये एग्रीमेंट एक डीपीआईआईटी और वो किसके साथ हुआ है, एक कंपनी है बोट, जो आपने सुना भी होगा, जो फिटनेस ऐसा ये गाने वाने सुनने के लिए जो आप हेडफोन या लीड यूज करते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो यहाँ पर इन दोनों के थ्रू एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है कि भाई अगर किसी भी टाइप का स्टार्टअप होगा तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प किया जाएगा। तो ये बोट ऐसी कंपनी है जो ऑडियो एंड वियरेबल मार्केट में काम करती है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है इनका जो पूरी तरीके से सपोर्ट होगा, ये डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप्स जो डायरेक्ट टू कस्टमर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग डोमेन्स में काम कर रहे हैं, उनको कैसे बेहतर मार्केट में लाया जाए, उनके इनोवेशंस कैसे सपोर्ट किया जाए। इसीलिए ये दोनों लोगों ने आपस में एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसका मेन पर्पज है स्टार्टअप्स को मेंटोरिंग करना, जो उसके इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर हैं उनको रिसोर्स प्रोवाइड करें, इसके साथ साथ गाइडेंस दिया जाए, अगर किसी टाइप का सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिले। और अगर उनको किसी नेशनल लेवल से बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी चीज़ों का एक्सपेंशन करना है तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं असिस्टेंस दिया जाए। तो कुल मिलाकर मेन चीज़ यही है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, मेक इन इंडिया जैसे सरकार प्रोग्राम भी चलाती है। तो ये इनके लिए दोनों लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को बढ़ाना मेन यहाँ पर चीज़ है। एक तो मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के साथ साथ इस पे फोकस है इनोवेशन एंड सपोर्ट पर। तो इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ साथ किस टाइप का उनको सपोर्ट हो सकता है ये भी इंश्योर किया जाए। यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी स्टार्टअप इंडिया के कौन है, श्री संजीव है। और बोर्ड के को फाउंडर आप सुने ही होंगे, जो शार्क टैंक जैसे आता है, तो मिस्टर अमन गुप्ता। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। डॉक्टर संदीप शाह अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NABL QCI। तो ये आपकी एक, अभी आप इसमें देखेंगे ये है क्या, जिसके हेड अपॉइंट हुए डॉक्टर संदीप शाह। तो सबसे पहली चीज NABL QCI की बात करें तो NABL का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो कुल मिलाकर ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ये बोर्ड समझिए, जिसका मेन काम होता है जो भी आप चीजें बना रहे हैं उसकी बकायदा टेस्टिंग की जाए, तब जाके उसे कहीं ना कहीं दैट मीन्स लॉन्च किया जाए। तो ये बॉडी काम करती है NABL QCI। तो अगर QCI के बारे में आज बात करेंगे तो QCI एक पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, दैट मीन्स पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका मेन काम क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा, विच इंश्योर क्वालिटी, एक तो चीज़ों की क्वालिटी इंश्योर करती है और सर्विसेज को कैसे बेहतर प्रोवाइड किया जा सके, तो ये दोनों चीज़ें इंश्योर करने का काम होता है। तो NABL वर्क्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन सर्विस। तो ये चीज़ें हमने देखी, और इसीलिए इसके जो अपॉइंट बनाए गए हैं यहाँ पर डॉक्टर शाह बनाए गए हैं, जो कि सुवर्णा अयप्पम
की जगह लेंगे। ही कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड लॉन्च इंडिया का फर्स्ट ड्राइव थ्रू कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी। दैट मीन्स इंडिया का कोविड के समय में जो टेस्टिंग फैसिलिटी है इन्होंने ही लॉन्च किया था, जो लगभग एक सिंगल जगह पर 3500 टेस्ट करने की काबिलियत रखता था। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एज वेल एज, मतलब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरह अंदर आता है, सर्व एज अ नोडल पॉइंट फॉर क्यूसीआई, जो एक नोडल पॉइंट या नोडल एजेंसी की तरह काम करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर संदीप शाह। बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ। देखिए आईएनएस क्लास की काफी चीजें, वेसल्स हो जाए या वॉरक्राफ्ट हो जाए, आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर नाम आया है आईएनएस सर्वेक्षण। अब ये आईएनएस सर्वेक्षक नाम में क्यों आया है, तो देखिए आईएनएस सर्वेक्षक पोर्ट लुइस पहुंचा था अभी 26 दिसंबर को, और ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। और ये क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा सरकार का एम रहा है, तो हाइड्रोग्राफी से रिलेटेड जो भी टेक्निकल नॉलेज है, वो टेक्निकल नॉलेज एक्सचेंज हो पाए दो लोगों के बीच में। इसके साथ साथ प्रोफेशनल इंटरेक्शन को बेहतर किया जा सके, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशन भी दैट मीन्स कराया जा सके, ताकि पहले से बेहतर तरीके से लोगों को ट्रेन किया जा सके। तो बात यहाँ पर ये आई है कि आईएनएस सर्वेक्षक पोर्ट लुइस पहुंचा ताकि हाइड्रोग्राफिक सर्वे में पार्टिसिपेट कर पाए। वहां पर शिप को रिसीव करने वाले श्री अनुराग श्रीवास्तव थे, जो कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है मॉरिशस के लिए। अभी मैंने आपको बता दिया मेन फोकस किस पे रहा है, तो भाई टेक्नोलॉजी नॉलेज एक्सचेंज पे रहा है, इसके साथ साथ दूसरा प्रोफेशनल इंटरेक्शन पे रहा है, प्रोफेशनल इंटरेक्शन, और तीसरा जो मेन फोकस रहा है वो ट्रेनिंग सेशन पे रहा, ट्रेनिंग सेशन। तो इस टाइप की चीजों के लिए ही आईएनएस सर्वेक्षक वहां पर दैट मीन्स रीच किया है। जो प्रारंभिक दौर का सर्वे है, इसमें मीटिंग पर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा मॉरिशस की यूनिट के साथ, कि कैसे हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अ, ये जो सर्वे है ये इनेबल करता है मॉरिशस को, ताकि मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, अपने रिसोर्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए, एंड कोस्टल डेवलपमेंट प्लानिंग भी कर पाए। तो इससे ये भी सबसे बड़ा हेल्प होगा, और ये फायदा किसको पहुंचेगा, मॉरिशस को पहुंचेगा। तो ये सब टाइप की चीजें लगातार दो देशों के बीच में होती रहती हैं। इसका एक फायदा यही पहुंचता है कि दो देशों के बीच में तो एक मैरीटाइम पार्टनरशिप बेहतर होती रहती है, और जो भी ग्लोबल एज वेल एज रीजनल लेवल पे जो कमिटमेंट है पर्टिकुलर एरिया को या पायरेसी से रिलेटेड चीजों को सही करने के लिए या सेव करने के लिए, तो उस पर मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि बायलैटरल कोऑपरेशन एक दूसरे का मजबूत हो पाए। और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है सागर, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर और इन द रीजन, दैट मीन्स सबकी प्रॉस्पेरिटी पर काम किया जा सके, इसलिए दो देशों के बीच में इस टाइप की चीजों को प्रमोट किया जाता है। और यहाँ पर आईएनएस सर्वेक्षक का नाम आया है। इसके बाद देखिए तुशील का नाम कुछ दिन पहले भी आया था। इंडियन नेवल शिप तुशील एट कैसाब्लैंका मोरक्को रीच कर चुका है। ये आईएनएस तुशील का नाम इसीलिए आया था, अभी इसको कुछ दिन पहले ही कमीशन किया गया था रशिया में, तो कमीशनिंग इसकी हुई थी, और ये लगभग 9 दिसंबर 2024 को ही अभी कमीशन हुआ है। तो दोनों देश के बीच में बायलैटरल रिलेशन को मजबूत करने के लिए एंड नेवल कोऑपरेशन के लिए इंडिया और मोरक्को के बीच में दैट मीन्स इस टाइप की चीजें की गई हैं, और इसी के तहत जो सुशील है, आईएनएस सुशील, वो फाइनली रीच किया। तो मोरक्को इज अ मैरीटाइम नेशन लाइक इंडिया होल्ड्स अ यूनिक जियोग्राफिकल पोजीशन कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद द मेडिटेरियन एंड अटलांटिक ओशियन में, दैट मीन्स दोनों ये इनका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। पिछले 12 महीनों में 3 इंडियन नेवी शिप ताबर, तरकश एंड सुमेधा, ये इस पर्टिकुलर कैसाब्लैंका पे विजिट कर चुके हैं, तो ये भी चीज याद रखिएगा। और ये सरकार का एक स्टेप है जिसके हम लोग म्यूचुअल ट्रस्ट और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, अपना दैट मीन्स कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं।
और इसी के बाद बोथ द नेवीज, दोनों देशों की सेनाएं पासेज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी, पासेक्स में, जिसका शॉर्ट में नाम है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी एंड शेयर द बेस्ट प्रैक्टिस। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, पासेक्स किसके किसके बीच होने वाली एक्सरसाइज है। तो पासेक्स यहाँ पर इंडिया एज वेल एज मोरक्को, तो यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशन निकल के आई। बाकी वहां पर रीच करने वाला कौन है, आईएनएस सुशील। और इसके पहले कौन कौन विजिट कर चुके हैं, तो ताबर, तरकश, सुमेधा। तो ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। यहाँ पर अगेन एक एक्सरसाइज का नाम आया, जैसे वहां पासेक्स आया वैसे सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और नेपाल की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका 18th एडिशन कंडक्ट कराया जाना है। ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर होगी, सालसहांडी में होगी, नेपाल में, 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2025। इसका भी मेन चीज यही है कि दोनों सेनाओं बेहतर तरीके से जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार हो पाए, टेररिज्म को काउंटर कर पाए। माउंटेन्स में अगर किसी टाइप का ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें भी इनकी दैट मीन्स काबिलियत बढ़ पाए। और मानव सहायता, कोई डिजास्टर हो जाए तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एज वेल एज डिजास्टर रिलीफ, जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर का एक मेन पार्ट रहा है, तो उसके तहत इन सारी चीजों को बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाए, इसीलिए 18th एडिशन ऑफ सूर्य किरण कराया गया किसके किसके बीच, इंडिया और नेपाल, जिसका मेन फोकस रहा है ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस, बेहतर तरीके से हम कितना तैयार हैं, एविएशन एस्पेक्ट, मेडिकल ट्रेनिंग दिया जाए, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे भी ध्यान होना चाहिए कि हम डेवलप तो करें या चीजों को बेहतर तो करें, लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सूर्य किरण है, और इसके पहले जस्ट हम लोग कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज पासेस देखेंगे। तो एक एक चीज हम लोग कवर करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फाइनली एक न्यूज आई है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स न्यू गवर्नर फॉर 5 स्टेट्स, 5 राज्यों में प्रेसिडेंट ने गवर्नर अपॉइंट किए। अब देखिए ये आपका डायरेक्ट न्यूज हो जाती है भाई, जिसमें आपका सेंटर स्टेट दोनों इन्वॉल्व है। और पहली बात तो अगर हम लोग अपॉइंटमेंट देख लें, फिर मैं इसके अंदर की चीज आपको बताता हूँ। अब अपॉइंटमेंट की अगर बात किया जाए कि भाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है फार्मर यूनियन, जो कि होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, अजय कुमार भल्ला को एज अ गवर्नर ऑफ एमपी, मणिपुर। तो एक चीज यहाँ पर निकल आई, मणिपुर के गवर्नर कौन बने, तो मणिपुर के बन गए भाई अजय कुमार भल्ला। आर्मी चीफ जो रिटायर्ड थे विजय कुमार सिंह, जो लगभग मोदी गवर्नमेंट में 2 टर्म में मंत्री भी रहे, ये कहाँ के बनाए गए, मिजोरम के गवर्नर बनाए गए। विजय कुमार सिंह कहाँ के हो गए, मिजोरम के हो गए। केरल गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान थे, जिनका नाम आता था, इनको शिफ्ट कर दिया गया बिहार। तो ये चले गए केरल से बिहार। लेकिन जो बिहार वाले गवर्नर थे, दैट मीन्स राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको कहाँ का बना दिया गया, केरल का बना दिया। तो एक सिंपल सी बात की जाए, जो केरल वाले थे वो बिहार पहुंच गए, और जो बिहार वाले थे वो केरल पहुंच गए, इंटर चेंज हो गया। मिजोरम गवर्नर हरि बाबू को अपॉइंट कर दिया है उड़ीसा के न्यू गवर्नर के फॉर्म में। तो ये 5 लोग थे जिनका दैट मीन्स अपॉइंटमेंट हुआ है। एक चीज और याद रखिएगा फाइनली गवर्नर, क्योंकि देखिए जब आप गवर्नर के बारे में बात करते हैं, नो डाउट सेंटर का, जैसे सेंटर का मुखिया आपके लिए प्रेसिडेंट हो जाता है, वैसे ही जो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तहत काम करता है स्टेट के लिए, वो कौन है, गवर्नर है आपका। ठीक, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट के साथ साथ मुर्मू जी जो आपके प्रेसिडेंट हैं, उनको एक रेजिग्नेशन भी दिया गया है, रेजिग्नेशन। और ये रेजिग्नेशन किसका है, तो उड़ीसा के ही जो गवर्नर है, क्योंकि अभी आपने देखा उड़ीसा के नए गवर्नर हरिबाबू को बनाया गया, तो उड़ीसा के जो गवर्नर थे रघुवर दास, तो उनका यहाँ पर इस्तीफा भी एक्सेप्ट कर लिया गया। अब देखिए अगर बात की जाए कि भाई थोड़ा सा गवर्नर के बारे में, कि स्टेट हेड होता है गवर्नर, और सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर काम करता है।
लेकिन अगर आर्टिकल की बात की जाए तो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 153 जो आर्टिकल है इसके तहत साफ साफ कहा गया है गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, हर राज्य में क्या होंगे, गवर्नर होंगे। लेकिन यहीं पर एक आपको एडिशनल जानकारी दे दूं, जो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1950, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 56 के तहत, इसमें साफ साफ कहा गया, पहले तो ये था कि हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, लेकिन बाद में ये चेंज हुआ, सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। इसका कहने का सीधा सा मतलब है, पहले तो ये कहा गया हर राज्य में भाई एक गवर्नर होगा, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंज किया गया कि एक कॉमन व्यक्ति, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए गवर्नर पद संभाल सकता है। बाकी तो बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, 156 में गवर्नर, देखिए बाकी सबका टाइम पीरियड होता है, जैसे आपने कहा कि प्रेसिडेंट भाई 5 साल रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन गवर्नर क्योंकि सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन इसके साथ साथ इनका भी टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर का होता है। हाँ, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो उनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इनको कभी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम एज जैसे प्रेसिडेंट के लिए है, वैसे यहाँ पर भी है कि 35 ईयर्स ऑफ एज एक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड रखा गया है, इसके लिए, गवर्नर के लिए। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी, नाम जरूर याद कर लेंगे सबका। तो यहाँ पर मणिपुर के तो हो गए अजय कुमार, मिजोरम के हो गए विजय कुमार, अजय एंड विजय, बिहार के आरिफ मोहम्मद हो गए, और जबकि केरल कौन पहुंच गया, राजेंद्र विश्वनाथ। और मिजोरम के गवर्नर जो हरि बाबू हैं, क्योंकि मिजोरम के तो भाई विजय कुमार आ गए, उनको बना दिया गया न्यू उड़ीसा का गवर्नर। तो ये सब सारी चीजें थी, और उड़ीसा के जो गवर्नर थे उनका रिजाइन ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया फाइनली। इसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूज आया, सीपीसीबी का नाम आता है, एनजीटी इशू नोटिस टू सीपीसीबी ऑन अर्कावती रिवर पोल्यूशन। तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, पहली चीज, एनजीटी बोले तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल समझिए सेम एज कोर्ट है, लेकिन फॉर स्पेसिफिक पर्पस है। तो एनजीटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो किसके हाथ में जाते हैं, एनजीटी के तहत। तो इन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप सीपीसीबी कहते हैं, उनसे सीधे जवाब मांगा है कि भाई ये जो लगातार हैवी मेटल्स का इशू देखने को मिल रहा है, एक लेवल नदियों में पाया जा रहा है हैवी मेटल्स एज वेल एज टॉक्सिक सब्सटेंस, उसका भाई क्या कारण है, तो उसका जवाब मांगा है, क्योंकि ये काफी हानिकारक होते हैं, और इसीलिए इसका डायरेक्ट जवाब मांगा है आपका एनजीटी ने सीपीसीबी से। और ये किस नदी की बात कर रहे हैं, तो अर्कावती रिवर, जो कि कहाँ से है, कर्नाटक के रिवर में। तो इसमें हैवी मेटल्स पाए गए, टॉक्सिक सब्सटेंस पाए गए, जिसपे एनजीटी को जवाब तलब करना है। तो ये जो बॉडी है, ग्रीन बॉडी है, जिसका मेन काम होता है कि ये कई सारे दैट मीन्स डिसीजन इन्वायरमेंट से रिलेटेड ले सकती है, और यहाँ पर सो मोटो, मतलब खुद से इन्होंने न्यूज़पेपर में देखकर कि हाँ भाई वहां पर हैवी मेटल जैसे मरकरी, डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड जो कि बैन है, कैंसर कॉजिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कंसंट्रेशन देखने को मिला है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दैट मीन्स जवाब मांगा है। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की बात की जाए, तो ये अकरावती रिवर है क्या, तो अकरावती रिवर आगे जाकर इट ज्वाइंस कावेरी रिवर, आगे जाके कावेरी रिवर में जाके जुड़ जाती है। और बात अगर एनजीटी की जाए, तो एनजीटी जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जो एनवायरमेंट पर्पस के लिए काम करता है, एनजीटी स्टैब्लिश कब हुई थी, 18 अक्टूबर 2020 को, सॉरी 2010 में, 2010 में। और इसका एक्ट, हम लोग कब की बात करते हैं, एनजीटी एक्ट 2010 का ये, तो इसी के तहत ये स्टैब्लिश हुआ था। एनजीटी के बारे में एक एडिशनल बात और की जाए, एनजीटी की टोटल 5 प्लेसेस पर इसकी सिटिंग है, 5 प्लेसेस में, जिसमें से एक तो आपकी न्यू दिल्ली होगी, ज्यादातर चीजें यहीं पर आपको देखने को मिलती है। और बाकी अगर इसकी जोनल बेंच की बात करें, तो जोनल बेंच आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा,
पुणे में, कोलकाता में, भोपाल में और चेन्नई में। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगेन यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहां पर भाई प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो अंडर आर्टिकल 217 217 एक के तहत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट्स जस्टिस जीएस सांधवालिया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड जस्टिस गोनाथन नरेंद्र एज चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट के हेड कौन बनाए गए। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर एक न्यूज आपके रिलेटेड है, और ये किस चीज से रिलेटेड है देखिएगा। जनरल असेंबली अप्रूव्स 3.72 बिलियन यूएन बजट फॉर 2025। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं, यूएन की जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 79 सेशन हुआ था, इन्होंने लगभग 3.72 बिलियन डॉलर का बजट इशू किया है फॉर यूनाइटेड नेशन 2025 के तहत। तो यूनाइटेड नेशन आप एक ग्रुपिंग जानते हैं, 193 मेंबर स्टेट्स इसमें है। और इसका जो रेगुलर बजट होता है, इसको असेंबली अडॉप्ट करती है, और ये एक कैलेंडर ईयर का देते हैं, और जो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। अभी आपकी ये चीजें खत्म होने वाली हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बजट पेश किया है। यूएन मेंटेन ए डिस्टिंक्ट बजट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो यूएन के जो पीस कीपिंग और ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए अलग से बजट ये रिलीज करता है। पीस कीपिंग का मतलब जो भी डिजास्टर एंड ऑल, जैसे इंडिया का ब्लू हेलमेट पीस कीपिंग के लिए या इस टाइप की चीजें के लिए काम कर रहा होता है डिजास्टर में, जिसके फिजिकल साइकिल 1 जुलाई से 30 जून तक चलती है। द अमाउंट रेंज फ्रॉम 22% ऑफ द बजट टू 0.001% पेड बाय द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब अब जाहिर सी बात है, अपनी जेब से तो पैसा लेकर नहीं आ रहे हैं। तो ये होता क्या है, कई सारी कंट्रीज आपको पैसा देती है कि कभी भी कोई दिक्कत क्रिएट हो, तो भाई अगर उनको भी दिक्कत क्रिएट हो तो वो भी लोन ले पाए। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट रेंज जाता है वो टोटल 22% जाता है, और 0.001% डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। जिसमें से अगर हाई की बात करें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जाहिर सी बात है। जिसके बाद हिस्सेदारी चाइना की, फिर जापान आता है। तो 1 2 3 ये जरूर याद रखें जनरल असेंबली में किसका कितना हिस्सा है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है आज अभी भी जितना लगभग उतना है, और वो पूरी तरीके से पेड हो चुका है। तो एक तो ये आपके लिए न्यूज हो गई। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अगला न्यूज रिलेटेड है, एक डेटा दिया है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की तरफ से, यूएनओडीसी। और इनके हिसाब से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी, उसमें 25% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, अगर केवल इंडिया की बात करें तो मानव तस्करी भाई फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट है। और इसीलिए फंडामेंटल राइट में दो आर्टिकल होता है, एक 23 होता है, एक 24 होता है। और 23 सीधे सी बात करता है, मानव तस्करी की बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, कि दैट मीन्स अगर यहाँ पर किसी भी टाइप का हो रहा है बॉन्डेड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन भाई बच्चों का अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसे बच्चे जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 24 में आता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी वायलेशन है भाई लोगों के फंडामेंटल राइट का। और कहीं ना कहीं 2019 के बाद से 25% ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देखने को मिला, और ये डेटा प्रेजेंट कौन करता है, यूएनओटीसी। और ये डेटा लगभग 156 देशों का है। और इसीलिए 2024 में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिलीज की गई, जो कि 2019 से 2022 तक के डेटा को शो करता है। यहीं पर हेडक्वार्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हेडक्वार्टर की बात करें, तो एक सिंपल सी बात यह है कि यूएनओटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूएनओटीसी का हेडक्वार्टर है हमारा वियना में, और इसकी हेड का नाम भी इसी में आया था। और हेड का नाम है गाडा, अ, गाडा विल्लू करके नाम है। ठीक है, और ये 2020 से चल रही है, तो इनको याद रखिएगा। और ये यहाँ की पूरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। तो यहाँ पर ये यूएनओडीसी के बारे में हेडक्वार्टर वियना है।
तो ये सारी चीजें न्यूज में आती रहती हैं, इसलिए जो भी न्यूज में आता है उस पर जरूर ध्यान दें। फाइनली यहाँ पर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर है, जो आपकी इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटर है जिसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। इसने एक एग्रीमेंट साइन किया यूएस फर्म के साथ, ताकि थोरियम फ्यूल को डेवलपमेंट और डिप्लॉय किया जा सके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का एग्रीमेंट थोरियम फ्यूल के लिए किसके साथ देखने को मिला? यूएस के साथ देखने को मिला। अब न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज लाइक लिखा ही अनिल। अब ये अनिल क्या होता है? थोरियम बेस्ड फ्यूल फॉर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए है। भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर यूज होता है, ये तो उन्हीं के लिए ये सारी चीजें की गई है। इसका जो बेनिफिट है एनिल फ्यूल का, अगर ये जनरेट हो पाता है तो थोरियम का यूटिलाइजेशन तो बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है उसमें काफी कमी आ जाएगी। और इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, अ, जो कि जहां पर थोरियम की दैट मीन्स अवेलेबिलिटी हो जाती है, केरल कोस्ट पे पाया जाता है, हम लोग पढ़ते भी हैं। इसीलिए केरला के कोस्ट पर ज्यादातर दैट मीन्स थोरियम का पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये जो डोमेस्टिक अवेलेबल थोरियम, इसका हम लोग बेहतर यूज कर सकते हैं, और सेफ्टी के साथ साथ इन सारी चीजों को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये आपके लिए एनटीपीसी का एग्रीमेंट यूएस फर्म के साथ है फॉर थोरियम थोरियम। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि आरबीआई अलाउज इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ पीपीआई यूजिंग थर्ड पार्टी है। अब इस पे हम लोग पूरी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे अगर टॉप प्लेयर्स की बात की जाए पीपीआई वॉलेट में, तो भाई फोन पे है, मोबीक्विक है, ओला है, ये नॉन बैंक कैटेगरी है। अगर बैंक की कैटेगरी में देखा जाए तो भाई पेटीएम है, एयरटेल है, एचडीएफसी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहली चीज को, ये थर्ड पार्टी ऐप का मतलब क्या है? ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि आरबीआई ने इंटर ऑपरेबिलिटी ईपीआई के अलाउ कर दिए फॉर थर्ड पार्टी ऐप। पहली बात तो आइए समझते हैं ये थर्ड पार्टी ऐप होता क्या है। एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए थर्ड पार्टी एप्स इस टाइप के मोबाइल एप्लीकेशन है, नाम से आपको पता लग रहा होगा। दीज आर द मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया। भाई एक बात समझ में आई कि थर्ड पार्टी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे गूगल पे और पेटीएम हो गया। करते क्या है? ये आपको अलाउ करते हैं ताकि आप पेमेंट कर पाए। किसके थ्रू पेमेंट कर पाए? यूपीआई के थ्रू कर पाए। और इस यूपीआई को पेमेंट करने के लिए इस अकाउंट को आप लिंक करवा देते हैं किसके साथ? अपने बैंक के अकाउंट के साथ। ये आपने देखा भी होगा कि हमको यूपीआई चलाना है, हमने स्कैन किया, वो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, अपना पिन डाला, पेमेंट हो गई। इसी को आप थर्ड पार्टी ऐप कहते हैं। पीपीआईस क्या है? तो पीपीआईस, पहली बात तो ये प्रीपेड पेमेंट, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोला जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पहली चीज तो एक एक चीज समझते चलिए। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब है तो कहीं ना कहीं टूल की तरह यूज कर पा रहे हैं। तो इनको आप कह सकते हैं पीपीआई हो, चाहे आप किसी टाइप का डिजिटल वॉलेट यूज करो, जैसे मूवी क्विक क्विक में डिजिटल वॉलेट आप यूज करते हैं। ये दीज पीपीआईज आर इशूड बाय थर्ड पार्टी कंपनीज। अब मतलब समझ में आया? थर्ड पार्टी कंपनीज ये हो गई गूगल पे, पेटीएम। ये थर्ड पार्टी कंपनीज आपको क्या इशू करेगी? पीपीआई इशू करेगी। और इसी पीपीआई के थ्रू आप करते क्या है? या तो अपने मनी को स्टोर करते हैं, या यही पीपीआई आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की तरह काम करता है, जैसे फोन पे वॉलेट हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरा करते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, अगर हम लोग इसको पूरा समझे पहले, बाकी तो सारी चीजें हैं ही। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज बता दी कि भाई थर्ड पार्टी ऐप क्या होता है, और जिसके थ्रू पेमेंट इनेबल कराया जाता है थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, उसे आप पीपीआई कहते हैं। तो आरबीआई ने किया क्या है,
ये जो आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसका पेमेंट, या सीधे से बात की जाए कि जो प्रीपेड कार्ड से आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए थर्ड पार्टी ऐप के जरिए अपना भुगतान कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें लिंक हो गई। एक तो थर्ड पार्टी कौन होता है, पीपीआई कौन होता है। आरबीआई ने कहा कि अगर कोई भी पीपीआई धारक है, पीपीआई वॉलेट यूज कर रहा है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, तो वो किसी भी थर्ड पार्टी के जरिए अपना भुगतान कर सकता है। तो करंट प्रोविजन क्या कहता है और आरबीआई ने चेंज क्या किया है। तो अगर करंट प्रोविजन की बात करें तो एक चीज समझिएगा, आप जितने भी अपने यूपीआई के पेमेंट करते हैं, तो भाई यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपके पास एक यूपीआई एप्लीकेशन होता है, और यूपीआई एप्लीकेशन लिंक करवा देते हैं आप अपने बैंक अकाउंट से। किससे लिंक करा देते हैं, अपने बैंक अकाउंट से, या किसी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर से। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा किसी भी टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट कैरीड होगा, दैट मीन जो पेमेंट किया जाएगा, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका मोबाइल ऐप प्रोवाइडर इसे पूरी तरीके से क्या करे, इशू करे। तो पेमेंट कैन ओनली बी कैरीड आउट यूजिंग द मोबाइल ऐप प्रोवाइडेड बाय ई वॉलेट इशूर। तो ई वॉलेट जो इशूअर है, अगर आपको वो मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट अलाउ करता है तभी आप पेमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसी को आसान बनाने के लिए आरबीआई ने भाई परमिशन दे दिया इंटर ऑपरेबिलिटी कि अब आरबीआई का जो नया यूपीआई रूल है, उसका सीधा सा मतलब है कि आप ई वॉलेट को लिंकिंग ई वॉलेट टू थर्ड पार्टी है, अपने ई वॉलेट को थर्ड पार्टी ऐप से क्या कर दीजिए, लिंक कर दीजिए, और इसके थ्रू आप पेमेंट कर लीजिए। लेकिन ये जो यूपीआई पेमेंट को इनेबल कर रहा है, ये सबके लिए नहीं कर रहा है। तो यूपीआई पेमेंट केवल उन्हीं के लिए इनेबल होगा, नो डाउट, जिसका पेमेंट आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आपको फुल केवाईसी पीपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो फुल केवाईसी जो पीपीआई होता है या डिजिटल वॉलेट होता है जिसमें आपका केवाईसी एडेड है, इसको आप अटैच करिए और किसी भी थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट कर दीजिए। और अगेन यूपीआई एप्लीकेशन बोले तो जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या पेटीएम हो गया। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आरबीआई ने यहाँ पर क्या करना चाहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि आरबीआई ने क्या चेंज किया है, इसको भी हम लोग समराइज करके देख लें। तो आरबीआई का जो चेंजिंग है, या उसने क्या क्या चेंज किया है, इस लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है, मान लीजिए कोई पर्सन है, समवन हैज अ वॉलेट, कोई एक पर्सन है जिसके पास वॉलेट है, जैसे आपका वो पेटीएम वॉलेट हो जाए या अदर कोई फोन पे वॉलेट हो जाए, जिसमें पूरी तरीके से आपने कंप्लीट केवाईसी करा के रखी है। तो ये वॉलेट है, जैसे पेटीएम वाले आते हैं ना, कंप्लीट केवाईसी करा है। तो इस अकाउंट को आप किसी भी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से कनेक्ट कर लीजिए, और इसका यूज आप किस में कर लीजिए, एंड यूज इट टू सेंड और रिसीव मनी वाया यूपीआई। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई थर्ड पार्टी कौन होता है, फिर पीपीआई क्या होता है, करंट में क्या सीन चल रहा है, ये जो आरबीआई ने नया यूपीआई रूल लाया है, इसके थ्रू ई वॉलेट को लिंक कराया जाए थर्ड पार्टी के थ्रू। और ये तभी हो पाएगा जब आपने यहाँ पर क्या कराया हो, फुल केवाईसी कराया हो। और इसी का एग्जाम्पल है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपना वॉलेट है,
जैसे पेटीएम या फोन पे वॉलेट, जिसमें केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, वो इसे लिंक कराएगा थर्ड पार्टी के यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू, और अब आप इसका यूज पैसे को मंगाने और भेजने के लिए कर सकते हैं। तो ये था पूरा डेवलपमेंट जो बात यहाँ पर कही गई है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली इंटरऑपरेबिलिटी अलाउड कर दिया कि भाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, किसकी मदद से? बाय थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर की मदद से। और जैसे ये चीजें होंगी तो यूपीआई पेमेंट के थ्रू आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर आपको फंड ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन आपका पीपीआई के थ्रू हो रहा है जैसे कि डिजिटल वॉलेट हो, ठीक है। और इसको इशू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वॉलेट इशूरर की होती है। इसके बाद ऐसा डिजाइन किया गया यूपीआई पेमेंट, और ये उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा जिसने अपने अकाउंट में फुल केवाईसी कराकर रखा है। और इससे फायदा क्या होगा? तो इससे जो पीपीआई होल्डर्स हैं वो अपना पैसा सेंड कर सकते हैं, अपना पैसा मंगा सकते हैं यूपीआई पेमेंट के थ्रू, जो कि किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एज अ थर्ड पार्टी के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाए। और इस रिवाइज इंस्ट्रक्शन में आरबीआई ने यह भी कहा है कि issuer of PPI would enable their full KYC user to make UPI payment by linking such payment instrument to respective UPI handle। मतलब सीधी सी बात है, आप अलग अलग या जहां से भी आप पेमेंट कर रहे हैं वहां पर अपने भाई यूपीआई हैंडल्स को चलाने के लिए केवाईसी करा लीजिए और उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए और आराम से वहां पर पेमेंट कर लीजिए। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे देखिए इसमें क्या डेवलपमेंट है, वही जो मैं सारी चीजें बता चुका हूँ वही है। फुल केवाईसी पीपीआई आपको कहाँ मिलेंगे? थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें हैं, ये जो अभी हम लोगों ने देखा। ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दोनों टाइप के हो सकते हैं, बैंक एंड नॉन बैंक, जैसे अभी आपने पढ़ा भी था। और एक बार लिंक करने के बाद आप अपने यूपीआई हैंडल को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो टोटल अभी 1.14 बिलियन से ज्यादा लगभग पीपीआई वॉलेट है, जो कि बैंक एंड नॉन बैंक थर्ड पार्टी के थ्रू चलाए जा रहे हैं, पीपीआई के थ्रू चलाया जा रहा है। और इसीलिए आरबीआई ने पीपीआई को दो कैटेगरी बांटा है, एक स्मॉल पीपीआई होता है, एक फुल केवाईसी है। और ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है ये फुल केवाईसी से रिलेटेड आया है, जिसको बैंक एंड नॉन बैंक केवाईसी के बाद ही कंप्लीट मानते हैं, या दैट मीन्स उसको पूरा करते हैं। तो ये चीज थी आरबीआई। अब देखिए ये कोई नई चीज नहीं थी, ये पहले भी आ चुकी है। और अप्रैल 2024 में आरबीआई ने इसे एक्सेप्ट करने की बात भी कही थी, जो फाइनली अभी से लागू कर दिया गया। ठीक। और लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से पीपीआई को अदर टी पैप्स के साथ कनेक्ट करिए और मल्टीपल एप्लीकेशन के थ्रू अपने ट्रांजैक्शन को पूरा कर लीजिए। तो ये वही सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ें और इसको रिवाइज करें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा है आरबीआई के लिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पर भी फोर्टिस हेल्थ केयर के चेयरमैन लियो पुरी को बना दिया गया है। तो फोर्टिस एक जाना माना नाम है हेल्थ केयर मार्केट में, जिसके लियो पुरी एज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए हैं, हु इज इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये अपना जो पदभार संभालेंगे ये कब से? 27 दिसंबर 2024 से। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, फोर्टिस हेल्थ केयर के न्यू अपॉइंटी लियो पुरी। इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट प्लान्स टू बोरो 3.9 ट्रिलियन वाया ट्रेजरी बिल्स इन Q4। अब एक चीज समझिएगा, पहले ये ट्री बिल्स क्या है, तो इनको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। तो जब हम लोग मनी मार्केट की बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा, या नहीं सुनते तो यहाँ पर सारी चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाएगी। तो मनी मार्केट ऐसा मार्केट होता है कि जहां पर हम लोग लेंडिंग एंड जो बोरोइंग करते हैं, लेंडिंग एंड बोरोइंग जो किया जाता है केवल और केवल अप टू 365 डेज, मतलब 365 दिन, मतलब एक साल के लिए। और जैसे ही अगर ये लेंडिंग एंड बोरोइंग एक साल से ज्यादा का होगा तो वो आपका किसका पार्ट हो जाता है? कैपिटल मार्केट। तो वहां पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं मनी मार्केट में।
जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज करते हैं, ट्रेजरी बिल्स यूज करते हैं, कॉमर्शियल पेपर यूज करते हैं, ये सब सारी चीजें। तो यहाँ पर सरकार का ऑब्जेक्टिव एक आया है प्लान कि भाई हम अपने ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसके थ्रू मार्केट से पैसा उठाया जाता है, तो लगभग 3.9 ट्रिलियन ट्रेजरी बिल को इशू करके पैसा उठाएंगे। तो ट्रेजरी बिल्स होते क्या है, एक चीज समझिएगा, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट बिल है, इनको आरबीआई इशू करता है। आरबीआई किसको इशू करेगा? या तो बैंकों की इशू इशू करेगा, या आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और इशू करते समय कोई भी तभी आपसे खरीदेगा जब उसको फायदा हो। और फायदा यहाँ पर इंटरेस्ट के फॉर्म में न देकर किस फॉर्म में दिया जाता है? डिस्काउंट। तो जब कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिस्काउंट फॉर्म में दी जाती है, तो उसी को यहाँ पर क्या नाम दे दिया गया है? ट्रेजरी बिल नाम दिया गया है। जिसके लगभग 3 मैच्योरिटी पीरियड के साथ ये रिलीज होती है। 91 डेज, जस्ट डबल करना है, 182 डेज और 364 डेज। तो वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि लगभग 1.68 ट्रिलियन बाई 91 डेज के साथ उठाएंगे, 1.28 ट्रिलियन 182 डेज, और लगभग 98,000 करोड़ रुपए 364 डेज के हिसाब से आएंगे। तो ये एक ट्रेजरी बिल है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए, ये डेटा आपके लिए करंट में लगातार आता ही रहता है, कैड। देखिए, जब हम लोग अब यहाँ पर कैड आपका थोड़ा सा वाइडन हुआ है, 1.2% ऑफ द जीडीपी। ये सेकेंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अब सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर की बात आ ही रही थी। अभी थर्ड क्वार्टर भी आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बाद में। लेकिन अब यहाँ पर तो ये है क्या? तो पहली बात तो सीएडी का मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट अब ये आया कहाँ से? तो जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ही यही होता है, एक देश का दूसरे के देश के साथ एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसे का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ग्लोबल सिनारियो में, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा होता है। अब जब हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर ही रहे हैं, तो भाई इसके लिए हमको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। एक होता है हमारा करंट अकाउंट, और एक हो जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर बात आई है करंट अकाउंट की। और करंट अकाउंट क्या होता है? तो ये वो अकाउंट होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड से, सर्विसेज के बदले में जो आपकी इनकम हो रही है, और इसके साथ साथ जो भी आपको रेमिटेंसेज मिल रहे हैं। तो एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे कवर किया जा रहा है ट्रेड। और ट्रेड का सीधा सा मतलब है इम्पोर्ट एज वेल एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला हिस्सा हमारा करंट अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल फ्लोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल फ्लोज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कुल मिलाकर टोटल पैसा जो आपके देश में आ रहा है जा रहा है, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसीलिए इसमें क्या मेंटेन करते हैं? इसमें हम लोग मेंटेन करते हैं फॉरेन बोरोइंग, या किसी टाइप का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो पैसा आ रहा है जा रहा है। लेकिन जब ट्रेड से रिलेटेड हो जाता है तो करंट अकाउंट। तो अब एक चीज आपको आ रही होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में तब रहेगा भाई इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाए, दैट मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हो जाए, तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है। हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा करने लगे तो हम लोग घाटे में हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे तो हम लोग फायदे में हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने इम्पोर्ट ज्यादा किया है, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट मार्जिनली नैरो टू 11.2% और 1.2% ऑफ द जीडीपी इस क्वार्टर के तहत। ठीक है, जो कि अब पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो पिछले साल 1.3% था, लेकिन इस साल ये थोड़ा सा कम देखने को मिला है, 1.2। लेकिन अगर इसी साल की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर में 9.7 बिलियन था, आप देख सकते हैं 11.2 बिलियन हो गया। तो यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं घाटा बड़ा है, जो आपको बोला जा रहा है 1.1% ऑफ द टोटल जीडीपी अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो देखिए, पिछले साल के कंपैरिजन में करें तो नो डाउट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर का कंपैरिजन करें तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है। और यही अनुमान लगाया गया है कि जो थर्ड क्वार्टर होगा उसमें ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और इसका अनुमान है कि 1.4% तक
जा सकता है, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग $55 बिलियन के आसपास। तो ये जो डेटा आपके लिए रहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।